नमस्कार। मैं डॉक्टर मीनाक्षी यादव, सहायक आचार्य लोक प्रशासन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। हमारे जो पहले 2 वीडियोज़ राष्ट्रपति के संबंध में थे, उसी क्रम में आज हम तीसरा वीडियो कर रहे हैं, जो कि स्पेसिफिकली क्वेश्चन आवर सेशन है हम लोगों का। पिछले 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने राष्ट्रपति की शक्तियाँ, उनकी नियुक्तियाँ, उनकी निर्वाचन प्रक्रिया, महाभियोग, इन सब से संबंधित चर्चा करी थी और कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। आज का जो वीडियो है दैट इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ओनली क्वेश्चन आवर्स से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो इससे संबंधित बन सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पिछले सालों में नेट के पेपर में आए हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी हम लोगों ने टॉपिक्स पे इसको समझने की कोशिश करी है, हम हर टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन लें। इस बात का भी ध्यान मैंने रखा है कि जो क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी तीनों कैटेगरीज से ही हो, और साथ के साथ आपके डिमांड पर असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, इस विषय में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन आवर सेशन है, एज आई टोल्ड यू, इज़ specifically related to president and the different aspects of president, whether it is his appointment, its powers, its removal, or whatsoever it may be. तो हम लोगों का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो assertion reasoning का क्वेश्चन है, जो कि सन 2018 में जुलाई माह का जो नेट का पेपर था उसमें आया था। क्वेश्चन कहता है, 2 स्टेटमेंट्स हैं। असर्शन रीज़न के लिए हमेशा 2 स्टेटमेंट्स आते हैं। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए। देखिए, जब हम असर्शन रीजनिंग का जो क्वेश्चन करते हैं तो उसमें 4 स्टेटमेंट्स आती हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट होती हैं कि जो पहले दोनों स्टेटमेंट्स हैं, कथन और कारण, दोनों सही हैं, और जो कारण बताया गया है वो सही, ए जो है आपका कथन जो है उसको सही एक्सप्लेन करता है। दूसरी कैटेगरी होती है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो कथन है, असर्शन है, उसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता, उसकी सही व्याख्या नहीं करता। और फिर बाकी के 2 ऑप्शंस होते हैं, वेदर ए इज़ राइट और वेदर आर इज़ राइट। तो जब हम इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं तो इसमें आप सबसे पहले इन 2 चीज़ों का ध्यान रखिए कि जब हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपको इंडिविजुअली पढ़ना है और पहले ये तय करना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं या गलत हैं। अगर इन केस ये दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो इन 2 कैटेगरीज़ में से होगा। ये 2 अपने आप ही ऑप्शन चले जाते हैं, ओके। लेकिन अगर हमें पता है कि दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट सही है तो जो हमारे पहले 2 ऑप्शन हैं ये अपने आप रूल आउट हो जाते हैं, और जो लास्ट के 2 ऑप्शंस हैं इसमें से हम लोगों को अपना आंसर चूज़ करना होता है। तो एक ये तरीका है, और ये एक तरीके से देखा जाए तो आपको बहुत हेल्प करता है। चारों ऑप्शंस देखने की बजाय 2 ऑप्शंस तो पहले ही रूल आउट हो जाते हैं। तो असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं कभी कभी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इट्स वेरी इजी फॉर यू। चलिए अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। हमारा क्वेश्चन है, केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर धन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है, वास्तव में राज्यसभा द्वारा धन विधेयक की स्वीकृति मात्र औपचारिक और एक नैतिक प्रक्रिया है। तो पहले तो आप ये देखिए कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। ये कह रहे हैं कि केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से धन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि धन विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अब दूसरा स्टेटमेंट है कि वास्तव में राज्यसभा द्वारा धन विधेयक की स्वीकृति मात्र एक औपचारिक प्रतिक्रिया है। यस, दिस स्टेटमेंट इज़ राइट, क्योंकि जब धन विधेयक राज्यसभा में जाता है तो उनके पास 14 दिन का समय होता है उस पर विचार करने का, और यदि उससे संबंधित वो कोई संशोधन चाह रहे हैं या अपनी कोई सिफारिश करना चाह रहे हैं तो ऐसा करके वो वापस लोकसभा में भेज सकते हैं।
अब ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन सिफारिशों को मान रहा है या नहीं मान रहा। यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो धन विधेयक अपने आप ही पारित माना जाता है। तो ये एक वास्तव में एक औपचारिकता है। तो अब जब हमें पता है कि इसमें से केवल एक स्टेटमेंट जो कि केवल आर सही है, तो हमारे लिए बहुत इजी ऑप्शन हो जाता है कि इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। मीन्स ए स्टेटमेंट गलत है लेकिन आर सही है। सो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4, जहाँ पे हमारा ए यानी जो कथन है वो गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट जो था हमारा वो सही है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। तो इट्स अ वेरी इजी वे टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस। पहले आप उन दो स्टेटमेंट्स को समझने की कोशिश कीजिए, फिर उन दोनों में कोरिलेशन देखिए। तो इस तरीके से आप दो ऑप्शंस सीधे सीधे रूल आउट कर सकते हो और इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है राष्ट्रपति की शक्तियों से। इस क्वेश्चन का यदि हम डिफ़िकल्टी लेवल देखें तो मैं इसको थोड़ा सा मीडियम कैटेगरी में लूँगी। उसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं और फिर मैं आपको देती हूँ। क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति में के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। इट मीन्स ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है राज्य भाषा आयोग का गठन, दूसरा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, तीसरा है राज्यपालों की नियुक्ति और चौथा है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इस क्वेश्चन को मैं मीडियम कैटेगरी में लूँगी। वैसे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, स्पेशली जब हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर में होते हैं, तो एक अलग तरीके का प्रेशर होता है हमारे पास। ट्रिकी इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये इनसे हमसे पूछ रहे हैं कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में के क्षेत्र में शामिल नहीं है। जब मैं प्रेशर की बात कर रही हूँ तो यूजुअली बच्चे कई बार ये पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति की शक्ति में शामिल नहीं है। इसको कई बार हम लोग मगल कर जाते हैं, खा जाते हैं, और जब हम ये 4 ऑप्शंस देखते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये तो चारों ऑप्शन ही राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित हैं। तो फिर वो हमको एक कन्फ्यूजन वाली स्टेटमेंट हो जाती है और इस तरीके के क्वेश्चंस में हमको 5-10 सेकेंड और एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो आपके लिए टिप ये है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन में क्या खास बात पूछी गई है आप उसको अंडरलाइन कीजिए या उस पर ध्यान दीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति नहीं है, तो क्वेश्चन में से जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से 3 तो होंगे सही। इसका मतलब 3 ऐसी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति हैं और एक है जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के क्षेत्र में नहीं है। उनकी शक्ति तो है लेकिन जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जो कार्यपालिका शक्ति है, उसकी कैटेगरी में नहीं आता है। तो अगर आपको याद होगा, लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो जो कार्यपालिका शक्ति थी उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था अपनी सुविधा के लिए। 3 कैटेगरीज थी, मंत्रिपरिषद का गठन, आयोगों का गठन और नियुक्तियाँ। तो इस तरीके से राज्य भाषा आयोग, यदि आपको ध्यान हो तो आयोग का गठन करना राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर है, उसकी कार्यपालिका शक्ति है। संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्तियाँ राष्ट्रपति की पावर हैं, वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और बहुत सारे आप लोगों को मैंने बताए थे। तो जो ये वाला ऑप्शन है ये भी कार्यपालिका शक्ति है उनकी, और राज्यपाल की नियुक्ति भी उनकी कार्यपालिका शक्ति है। जो 4th ऑप्शन है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये उनकी लेजिस्लेटिव पावर है, उनकी विधायी शक्ति है। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा 4th, यानी जो 4th ऑप्शन है हमारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, उनकी कार्यपालिका शक्ति नहीं है बल्कि उनकी विधायी शक्ति है। तो इस तरीके के कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इट्स बेटर आप इसको इस ढंग से अटेम्प्ट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं और अपना थोड़ा सा टाइम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
जो है हमारा, वो बेसिकली अगर आप देखें तो उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन कहता है, जब दोनों सदनों से पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखा जाता है तो राष्ट्रपति के पास मौजूद निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं होता है। तो क्वेश्चन में दो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं विधेयक की जब बात कर रहे हैं तो इसका हमें हमें पता है कि ये लेजिस्लेटिव पावर्स की बात कर रही हैं और इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है। तो वही 3:1 का रेशो हो गया। इट मीन्स 3 ऑप्शन सही हैं और एक गलत हैं। 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो लेजिस्लेटिव पावर यानी उनकी जो विधायी शक्तियाँ हैं उससे संबंधित हैं और एक उससे संबंधित नहीं है। और विधायी शक्तियों में भी स्पेसिफिकली हम विधेयक की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शंस पर आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है वह विधेयक को अनुमति दे सकता है। यस, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। वो विधेयक को अनुमति दे सकते हैं। जब भी उनके पास विधेयक आता है तो वो उस पर साइन कर सकते हैं। वह विधेयक को अपनी अनुमति देने से पहले अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। जी हाँ, ये भी सही ऑप्शन है। राष्ट्रपति की शक्ति से रिलेटेड वह किसी भी विधेयक पे अनुमति देने से पहले अपने पास उसको सुरक्षित रख सकते हैं विचार हेतु। तीसरा ऑप्शन कहता है कि वह विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ऐसे ओकेजन्स कम आते हैं, लेकिन हाँ, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वह विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ पुनः संसद में भेज सके पुनर्विचार के लिए, इफ़ ही फील सो। तो ये 3 ऑप्शंस तो हो गए एकदम सही। अब आता है ऑप्शन 4। वैसे तो अगर आपने इतना कर लिया तो अपने आप ही आपको आइडिया लग जाता है कि इट शुड बी अ 4th ऑप्शन, बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू कि आप चारों ऑप्शंस ज़रूर देखें, क्योंकि कभी कभी चारों ऑप्शंस में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है और कन्फ्यूजन के कारण हम लोग आंसर आते हुए भी बिकॉज ऑफ नेग्लेशन या प्रेशर की वजह से गलत ऑप्शन कर देते हैं। तो 4th ऑप्शन है कि वह विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय के पास विचार के लिए भेज सकता है। देखिए, ये थोड़ा सा हमने जो ऑप्शन लिया है वो थोड़ा सा ट्रिकी लिया है। वह विधेयक को वास्तव में जो होता है, वह विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय से इस विषय में परामर्श ले सकते हैं, उनके पास विचार के लिए नहीं भेज सकते। तो ये थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। सही इन सेंस कि ये वाला जो ऑप्शन है वो उनके विधेयक संबंधी जो हम लोग बात कर रहे हैं उससे संबंधित नहीं है। तो वह विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श उनसे ले सकता है, लेकिन उनके पास ऐसा जो विचार के लिए नहीं भेजते हैं, परामर्श लेने के लिए भेज सकते हैं। तो थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर है, बट स्टिल अगर इस तरीके के ऑप्शंस आ रहे हैं जहाँ पे जो पहले 3 ऑप्शंस हैं वो आपको क्लियर कट दिख रहे हैं तो आप 4th ऑप्शंस पे विचार कर सकते हैं। वैसे तो जो 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें क्लियर कट एक ऑप्शन ऐसा होता है जो उस ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार सही होता है। बहुत कम ऐसे ओकेजन्स होते हैं कि इस तरीके का कन्फ्यूजन स्टेटमेंट्स आता है, लेकिन जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन ऐसा लिया है ताकि आप लोग इस संबंध में भी अपना थोड़ा सा ध्यान रखें, अवेयर रहें इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो हमारी आ जाती है राष्ट्रपति की योग्यताओं से संबंधित। तो जैसे मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी चीज़ों पर हम लोगों ने अपनी जानकारी साझा करी है उसमें से हर कैटेगरी से मैं आपके लिए एक क्वेश्चन बना सकूं और आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। बेसिकली क्वेश्चन, आई एम सॉरी, यहाँ पर यह आना चाहिए था कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। क्वेश्चन ये है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है उनको संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। यस। दूसरा है वह संसद का एक संघटक अंग है। यस, ही इज़ द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव। इस तरीके से वो संसद का एक अभिन्न अंग है।
उनके पास लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। यस, दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट। ये राष्ट्रपति के पद की योग्यताओं से संबंधित सही स्टेटमेंट है। दूसरा है कि वह लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। सो दिस इज़ नॉट द राइट स्टेटमेंट रिलेटेड टू राष्ट्रपति। और यही हमसे पूछा गया था कि राष्ट्रपति से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, एकल संक्रमणीय प्रणाली से किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन इस कैटेगरी का जो है वो सही नहीं है। ये वाले क्वेश्चन का अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल देखें तो बहुत इजी डिफ़िकल्टी लेवल है। इट इज़ नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ना ही ट्रिकी है, बहुत सीधा सीधा सवाल पूछा गया है। तो इट्स लाइक दैट ओनली। अब इसको मैंने आपसे अभी डिस्कस तो कर लिया, लेकिन इसमें से देखिए 2-3 चीज़ें हैं। या तो आपके पास सीधा ऑप्शंस आ जाएगा 1, 2, 3 में से कौन सा सही है, या फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड इस तरीके से किया जा सकता है कि कौन कौन से कथन सही हैं। 2 कथन सही हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या फिर हो सकता है चारों ही सही हों। अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं, जो कि क्वेश्चन में एक थोड़ा सा ट्विस्ट मैंने डाला है, वो ये है कि या तो केवल पहले 2 स्टेटमेंट सही हैं, या पहले 3, या फिर जो आखिरी के 3 हैं वो सही हैं, या फिर ये सभी सही हैं। तो हमें याद है कि जो हमारा स्टेटमेंट्स हैं उसमें से ए सही है, अगर हम इस क्वेश्चन को जैसे मैंने पहले आपसे डिस्कस किया उस तरीके से देखेंगे तो अगर हम क्वेश्चन में ये नहीं जोड़ते हैं तो ये वाला स्टेटमेंट आएगा। और यदि हम इस क्वेश्चन को सीधा सीधा इसी ढंग से पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के संबंध में से कौन से कथन सही हैं, तो सही के हिसाब से पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है और तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो इस तरीके का क्वेश्चन यदि आता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसका राइट आंसर होगा 2। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है। अगर नहीं पूछ रहे हैं तो आपका लास्ट ऑप्शन है, और अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट सही हैं तो आप उसको उस हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा रियली डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इसीलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जो कि सन 2015 में दिसंबर माह का जो पेपर था नेट का उसमें आया था। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किन अनुच्छेदों में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, और ये कंफ्यूजिंग इसलिए कर रखा है क्योंकि इन्होंने नीचे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते जुलते हमको दे रखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सीधा आंसर 1 है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस अनुच्छेद के तहत या जौन सा अनुच्छेद महाभियोग से संबंधित है उसमें का वही ऑप्शन आएगा। सो जो ऑप्शन 1 जो है इसका अनुच्छेद 56 का 1 ख और 61 ये राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित बात हमसे करता है। अब ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चंस में हो सकता है दोनों स्टेटमेंट्स जो दे रखे हैं हमको दोनों सही हों, दोनों गलत हों, या इनमें से कोई एक सही हो। इसके ऑप्शंस अगर आएंगे तो वो इस तरीके से आएंगे कि या तो केवल एक सही है, 2 सही हैं, दोनों सही हैं, या फिर दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन कहता है भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए व्यक्तिक उन्मुक्ति प्रदान करता है, किंतु मंत्रियों को ऐसी कोई उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई है। तो सबसे पहले तो आपको ये विचार करना है कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज़ राइट और रॉन्ग। ये स्टेटमेंट सही है। राज्यपाल और राष्ट्रपति को यह आप प्रिविलेज है, आप कह सकते हो कि उनको शासकीय कार्यों के लिए कोई व्यक्ति उन्मुक्ति प्रदान होती है, जबकि मंत्रियों को इस तरीके की कोई उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई। तो ये वाला
जो स्टेटमेंट है ये तो सही है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनके व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में सिविल कार्यवाही तभी की जा सकती है जब उन्हें 6 माह का नोटिस दिया गया हो। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि उनके खिलाफ न्यायालय में इस तरीका का कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि ऑप्शन केवल जो फर्स्ट है वो हमारा सही है। ऑप्शंस के ऊपर आते हैं हम लोग। ऑप्शंस सीधा ये कह रहे हैं कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, वेदर इट इज़ 1, 2, 3 या फिर 4th ऑप्शन। तो हमें पता है कि जो पहला वाला स्टेटमेंट हमने दिया था केवल वही सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर 1। सेकंड स्टेटमेंट गलत था, तो उसी लिहाज से जो ये तीनों स्टेटमेंट हैं, ये तीनों स्टेटमेंट इस कैटेगरी में आते ही नहीं हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1। अब दोबारा हम एक असर्शन रीज़न के क्वेश्चन पर आते हैं। एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी हम लोगों को। पहला स्टेटमेंट कहता है कि एक अध्यादेश को विधेयक द्वारा स्थानापन्न करते समय विधेयक के साथ इसे जारी करने की दशाओं का विवरण एक वक्तव्य के रूप में अवश्य दिया जाना चाहिए। दूसरा कहता है, स्टेटमेंट जो कह रहा है वो ये है कि राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि वह अध्यादेश द्वारा विधायन कर सकें उन सभी विषयों पर जिन पर संसद को विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। देखिए, जब हमने शुरू में आपसे डिस्कस किया था बेटा कि जो असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको पहले तो आप लोग ये देखें कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है कि यदि दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि जो सेकंड स्टेटमेंट है क्या वो फर्स्ट स्टेटमेंट की सही व्याख्या कर रहे हैं, क्या वो उसके लिए सही रीज़न है या नहीं है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो जो पहला हमारा स्टेटमेंट है कि हाँ, उनको जो भी वो अध्यादेश जारी कर रहे हैं उसको एक वक्तव्य के रूप में देना चाहिए। यस, दिस इज़ राइट। और दूसरी जो हमारा स्टेटमेंट था कि राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वह संसद को जो प्राप्त विधायी शक्तियां हैं उनके ऊपर वो अध्यादेश जारी कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल्सो द राइट स्टेटमेंट। तो इस तरीके से हम लोग अगर देखें तो हमारे जो लास्ट के 2 ऑप्शंस हैं ये तो अपने आप ही रूल आउट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, जो कारण है वो भी सही है और जो कथन है वो भी सही है। तो हमारे को जो आंसर चूज़ करना है वो पहले 2 ऑप्शंस में से करना है। तो चूंकि हमारे ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं, लेकिन जो हमारा कारण बताया गया है कथन के लिए वो सही नहीं है, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल हैं, दोनों सही हैं लेकिन वो उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उनको अगर कोई भी विधायी विषय पर संसद को जिन विधायी विषयों पर शक्तियां प्राप्त हैं उसके ऊपर अध्यादेश जारी किया जा सकता है, लेकिन उसका इससे कोरिलेशन नहीं है जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो आएगा। दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता है। सो दिस इज़ द राइट आंसर। आज की क्लास के लिए इतना ही। आज मैंने कोशिश करी है कि राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी हम लोगों ने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूं। उन क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग हो और क्वेश्चंस कैसे ट्रिकी बन सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, उसको भी हमने डिस्कस करने की कोशिश करी। और असर्शन रीज़न के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए इसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप ऑन रिवाइजिंग। आप लोग आने वाले वीडियोज़ में किस तरीके टॉपिक्स चाहते हैं, वीडियोज़ में और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएं, तो आप लोगों के सजेशंस का बहुत बहुत स्वागत है। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिख के बताइएगा। टिल देन हैव अ गुड टाइम एंड टेक केयर।